याद होना चाहिए 1739 जो सालसेट द्वीप है महाराष्ट्र का, ये बसीन है, वो पुर्तगालियों से छीन लिया था। किस व्यक्ति ने छीना था जरा बताएं 1739 में? हमने एक वॉरियर बताए थे आपको, 1720 से 1740 तक मराठा पेशवा थे, बाजीराव। बहुत कमाल, एकदम ठीक वर्ष आप सब लोगों ने लिखा है 1739। इस्माइली शर्मा एकदम ठीक आंसर है। तो कहने का मतलब है एक तरफ तो मुगल इनके खिलाफ हुए, ठीक है, क्योंकि मुगलों का पक्ष हो गया था अंग्रेजों की तरफ। दूसरा जो मराठा साम्राज्य है वो इनके खिलाफ हुआ, और तीसरे इनके अपोनेंट कौन है? अंग्रेजों को ये अपने खिलाफ धीरे धीरे, जब अंग्रेजों को ये लगा कि यार पुर्तगाली तो कमजोर हो गए व्यापार में और डच एक शक्ति बन के उभर रहे हैं, तो अब अपोनेंट कौन हो गया? अब अंग्रेज भी व्यापार कर रहे थे, तो अंग्रेज और डच एक दूसरे के विरोधी हो गए। और इसी विरोध के चलते हुए इनका वॉर हुआ, आपका वेदरा का वॉर, जिसको चिनसुरा की लड़ाई हम कहते हैं। तो वो जरूर लिखना, चिनसुरा की लड़ाई लिखना। डचों का पतन, डचों को जो हराया गया, डचों का पतन पतन 1759 में, 1759 में वेदरा के युद्ध से हुआ, वेदरा के युद्ध से हुआ। क्योंकि वेदरा के युद्ध से हुआ, 1739 में भी बहुत कमजोर हुए थे, वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो क्या बोलेंगे? डच फॉल फ्रॉम फ्रॉम वेदराज वॉर। किस जगह पे पड़ा हुआ था वेदरा का युद्ध, कौन बताएगा? वेदराज वॉर। और ये वेदरा का युद्ध हुआ था आपका, जिसको हम चिनसुरा की लड़ाई भी कहते हैं। चिनसुरा का युद्ध, चिनसुरा का युद्ध, चिनसुरा का युद्ध। और चिनसुरा का युद्ध ये हुआ था वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। ये हमको याद रखना। ओके, देखो चिनसुरा बहुत फेमस जगह थी पश्चिम बंगाल की। चिनसुरा में दरअसल में क्या था कि यहाँ पे सोरा का उत्पादन भी होता था, अगर आपने सुना हो। सोरा, सोरा, क्योंकि सोरा जो है वो गन पाउडर बनाने के काम में आता है। अब गन पाउडर का इस्तेमाल होता था यूरोप में जो लड़ाइयाँ चल रही थी उसमें, तो इस सोरा के लिए भी बड़ा संघर्ष रहता था, तो बंगाल में जाना चाहते थे सब लोग। दूसरा कारण था कि बंगाल बहुत समृद्ध प्रदेश भी था भाई। उस समय के बंगाल की अगर हम बात करें, आज का जो बिहार है, आज का जो उड़ीसा है, ये सब किस क्षेत्र में आते थे? बंगाल में। या आज का जो बांग्लादेश पूरा देश है, तो ये बड़ा मतलब एक समृद्ध देश था। समृद्ध राज्य हम कहें तो ज़्यादा अच्छा है, समृद्ध प्रदेश कहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो क्या था आपका, बहुत प्रोस्पेरस था, क्योंकि वहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती थी, व्यापार के लिए सही स्थितियाँ थी। आपका जो रूट थे आपका, यानी कि जैसे कि हमने जानते ही हैं, आपका शेर शाह सूरी ने आपका कलकत्ता तक एक रूट बनवाया था, जीटी रोड, जो किधर से जोड़ता था आपका पाकिस्तान से, यानी कि आपका जो आपका स्थल मार्ग था। स्थल मार्ग का मतलब क्या हो गया? आपका जो लैंड रूट था वो भी आसानी से कलकत्ता तक पहुंचता था। तो वेस्ट बंगाल के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे। उधर कलकत्ता बंदरगाह था, तो जल के द्वारा भी आप वहां पर पहुंच सकते थे। ठीक है, तो ये सब कारण थे, इसीलिए वेस्ट बंगाल के लिए बहुत होड़ होती थी। और वही संघर्ष आपका आपने देखा पुर्तगालियों के मध्य भी हुआ। अब पुर्तगाली बाजार में थोड़े से क्या हो गए? सिकुड़ गए। थोड़ी सी शक्ति किसकी बढ़ी? डचों की। डच किससे टकराए? अंग्रेजों से। कामयाब कौन हुआ इस युद्ध में? तो इस युद्ध में याद रख लेना कौन जीता इस युद्ध को, इसको अंग्रेज जीते। तो लिखे अपनी कॉपी में, वेदरा के युद्ध में छोटा सा एक पॉइंट लिख ले, विजय हुई आपका अंग्रेजों की। अब ये जो अंग्रेज कैसे कैसे आए फिर, अब इन अंग्रेजों के बारे में भी जानना जरूरी है। दरअसल में अंग्रेज तो भारत में बहुत प्राचीन समय से आते रहे। जैसे अकबर के समय पर मैंने बताया था एक अंग्रेज आया था सबसे पहले, क्या नाम है उसका, कोई बता पाए तो अगर? तो 1579 में, 1579 में एक ईसाई मिशनरी भारत में आया था, स्टीफन्स थॉमस। 1583 1583 में भी एक आया था मिशनरी, उसका नाम था रॉल्फ फिंच। तो ये अकबर के टाइम पर आए थे सारे लोग, और इन्होंने जाकर के भारत की समृद्धता के बारे में बताया वहाँ यूरोप में। यानी कि ब्रिटिश जब ये ब्रिटेन गए तो इन्होंने ब्रिटेन जाकर के उनको बताया कि यार कितना समृद्ध है भारत। और मैं भारत की समृद्धता के बारे में आपको बता दूं कि भारत कितना अमीर था। आज दुनिया में जो प्रोडक्शन है, मैं पहले भी तुलना की थी आपसे जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था, कि आज दुनिया में चाइना लगभग 28% प्रोडक्शन करता है पूरे वर्ल्ड का, 28%। भारत की उस समय की जीडीपी पूरी दुनिया का 25% थी, और यूरोप, पूरे यूरोप की जीडीपी से मिलाकर के बहुत ज्यादा थी।
अगर ब्रिटेन की जीडीपी से आप तुलना करोगे ना, ब्रिटेन की जीडीपी उस समय पूरी दुनिया की जीडीपी, जीडीपी तो समझते हो ना, वेल्थ हो गई, मतलब एक देश की। जैसे कि मैं आपसे पूछूं आपके पास कितना पैसा है, तो ऐसे ही वेल्थ डिसाइड होती है पूरे देश की। तो पूरा देश कितना समृद्ध है जीडीपी दर्शाती है। तो ब्रिटेन की जीडीपी थी पूरी दुनिया का 2%, और भारत की जीडीपी थी पूरी दुनिया का 25%। तो ताकतवर देश कौन था, ताकतवर देश कौन था? तो आप कहेंगे भैया नो डाउट भारत था। भारत को तो मतलब इतना लूटा गया है। जैसे कि बहुत सारे लोग पक्ष लेंगे, अंग्रेजों ने तो हम लोगों को व्यवस्था दी है, उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं दी, लेकिन उसका दूसरा जो पक्ष है, कितना पैसा उन्होंने लूटा। मैंने कहा ना आपसे एक दिन पॉलिटी पढ़ाते समय, अंग्रेजों ने भारत को इतना लूटा कि आजादी के बाद तक भी वर्षों तक पानी के जहाजों से सोना ले जाया जाता रहा भारत से ब्रिटेन, लंदन के लिए। जैसे कि आप एक लूट से ऐसे समझना, बहुत सारे लोगों ने, मतलब फिक्स तो पता नहीं चलता अंग्रेजों ने कितना भारत से लूटा है, लेकिन आंकड़े बहुत सारे लोगों ने दिए हैं। तो उन आंकड़ों के अनुसार ये माना जाता है कि भारत से अंग्रेजों ने जो लूट की है वो 80,000 खरब रुपए की है। 80,000 खरब रुपए की। मतलब आप सोचिए, नादिर शाह जो एक ईरानी था, 1739 में आया। नादिर शाह कितने रुपए लूट के लेके गया था उस समय? 70 करोड़ रुपए। उनकी तुलना आज आप करोगे तो आज से तुलना बैठेगी 12 लाख करोड़ रुपए आज कोई आकर के लूट के ले जाए देश से। तो नादिर शाह से तुम नफरत करोगे कि नहीं करोगे? वर्तमान समय में कोई देश में आए और देश की संपदा का 12 लाख करोड़ रुपए लेके चला जाए, इतना लेके गया था नादिर शाह, तो लोग नफरत करते हैं उससे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी 80,000 खरब रुपए लेके गई है यहाँ से लूट के तौर पर, व्यवस्थाएं देने के नाम पर। तो इतनी लूट की, तो सोचिए कितना घृणा का काम रहा होगा। और हमारा देश जो सोने की चिड़िया वास्तव में था, जिसको सोने की चिड़िया हम कहते थे, पूरा विश्व भी कहता था हम क्या कहते थे, और वो हकीकत में सोने की चिड़िया थी। तो उसका दोहन किया गया। वो दोहन किस तरह से हुआ? अब वहां ब्रिटेन में भी व्यापारी लोग थे। 1588 एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है, इसको लिखना, कहीं किनारे पे समझा देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पुर्तगाल की सीमाएं किस देश से सबसे ज्यादा लगती हैं, स्पेन और पुर्तगाल। तो जो स्पेन है, स्पेन भी चाहता था कि उसका व्यापार बढ़े। तो स्पेन में एक राजा था फिलिप सेकंड। फिलिप सेकंड ने अपनी नेवल जो पावर थी उसको इतना बढ़ाया था कि इसने 130 जंगी जहाज बनाए लड़ने के लिए, जो सिर्फ किसके काम को करेंगे? समुद्र में लड़ने का काम करेंगे। अब इसके जंगी जहाजों को, उन जंगी जहाजों को कहा जाता था इनविंसिबल अर्मीडा, यानी कि अजय अर्मीडा के नाम से वो सेना थी। इसको कोई हरा ही नहीं सकता दुनिया में। और 1588 वो वर्ष है जब अंग्रेजों ने अर्मीडा विजय प्राप्त की, यानी कि स्पेन की सेनाओं को हराया। स्पेन के उस जंगी जहाजी बेड़े को अंग्रेजों की सेनाओं के द्वारा हरा दिया गया। तो अंग्रेजों के अंदर एक उत्साह हुआ कि भाई अगर हम इनको हरा सकते हैं तो इनका जो व्यापार है उसको भी हम छीन सकते हैं। तो उन्होंने कई लोग भारत की यात्रा पर भेजे कि भाई भारत में यात्रा करके सिर्फ ये देख के आओ वहां व्यापार के लिए क्या स्थितियां हैं और क्या नहीं है। तो 3 बेड़े भारत में आए थे, याद रख लेना। कुछ वर्ष हैं आपका, एक तो 1588, क्या हम सब करें, क्लियर हुआ? अर्मीडा विजय, अर्मीडा विजय। अर्मीडा विजय किसकी किस पर थी? अर्मीडा विजय में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने किसको हराया? अंग्रेजों ने स्पेन को हराया। स्पेन को, स्पेन को हराया। एक तो ये बात याद रखें, इससे इनका उत्साह बढ़ा। और इसी उत्साह में इन्होंने जो पहला बेड़ा भारत में भेजा, पहला डेलीगेशन आया इनका व्यापारिक स्थितियों को देखने के लिए, फर्स्ट डेलीगेशन, पहला जो दल इन्होंने भेजा, पहला दल इनका आया 1591, 1591 में, जिसको 1591 से 93 की यात्रा भी कहा जाता है। और ये यात्रा करने वाला व्यक्ति था जेम्स लकास्टर। जेम्स लकास्टर भारत में व्यापारिक स्थितियों को देखने आया कि व्यापार के लिए ठीक है स्थितियां या नहीं है, क्या स्थितियां, कैसे फाइट करना पड़ेगा। सेकंड, दूसरा बेड़ा फिर आया, दूसरा डेलीगेशन, वो आया 1596 में, 1596 में। और 1596 में उसका नेतृत्व किया बेंजामिन ने।
बेंजामिन के नेतृत्व में, इन द लीडरशिप ऑफ बेंजामिन, बेंजामिन के नेतृत्व में। तीसरा बेड़ा, फिर तीसरा भेजा इन्होंने, थर्ड डेलीगेशन आया इनका, तीसरा बेड़ा आया, वो आया 1597 में, और इसकी लीडरशिप की थी जॉन मिल्डेल ने, जॉन मिल्डेल, जॉन मिल्डेल। तो ये 3 बेड़े जब यहाँ पर आए तो थोड़ा थोड़ा सामान भी लेके जाते थे, जैसे थोड़ा सा सामान अपनी पहली यात्रा में वास्को डिगामा भी लेके गया। ठीक है सर, अंग्रेज इतने एडवांस कैसे थे उस टाइम? अंग्रेज एडवांस नहीं थे साथी, अंग्रेज एडवांस नहीं थे। आपको मैंने अभी बताया है कि अगर अंग्रेज बहुत ज़्यादा एडवांस होते तो सबसे पहले अंग्रेज ही पहुंचते ना, सबसे पहले तो एडवांस पुर्तगाली हुए। लेकिन जब आप फाइट के लिए तैयार हैं, जब आप संघर्ष के लिए तैयार हैं, जैसे मान के चलिए वास्को डिगामा अपनी समुद्री यात्राओं से परेशान होकर के जब उसको तूफान ने घेरा तो उसका उत्साह कम हो जाता, और उसका उत्साह कम होकर के जब उसके सैनिक उससे वापस लौटने के लिए बोल रहे थे तो वो ये कहता कि चलो वापस लौट चलते हैं। वहीं पर एक देश का विकास रुकता है, वहीं पर एक देश का उत्साह कमजोर होता है। आप सब में से कितने लोगों ने ओपनहाइमर मूवी देखी है अभी हाल ही में? ओपनहाइमर मूवी, उसको ऑस्कर मिला। ओपनहाइमर वो व्यक्ति है जिसने परमाणु बॉम्ब बनाया, एटॉमिक बॉम्ब बनाया। उस व्यक्ति को सनक क्या है? उस व्यक्ति के दिमाग पर जोर इतना है कि मैं अपने देश के लिए हर हाल में परमाणु बम बनाऊंगा, और इसी परमाणु बम की वजह से, इसी एटॉमिक बम की वजह से, इसी एटम बम की वजह से एक दिन मेरा देश सबसे शक्तिशाली होगा। ये कुछ व्यक्तियों की सनक होती है जो देशों को आगे ले जाने का काम करती है। और आप जानती हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब उन्होंने अपना एटॉमिक टेस्ट किया हिरोशिमा नागासाकी पर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले अमेरिका सुपर पावर नहीं था। उस टेस्ट के बाद में, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विजय के बाद में, जो मित्र राष्ट्रों की विजय हुई उसके बाद में उसने अमेरिका को एक सुपर पावर बनाया। ठीक है, ब्रिटेन का सहयोगी एक सुपर पावर। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि कोई भी देश आप ये कह दे कि भाई बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत फिर कैसे हुए? धीरे धीरे अपनी योजना उत्साह पर उन्होंने काम किया। आप समझिए ना, जब रॉबर्ट क्लाइव 3000 लोगों को लेकर के लड़ रहा है सिराजुद्दौला के खिलाफ में, अब सिराजुद्दौला का जो सेनापति है मीर जाफर, वो खुद को बेच देता है। उस समय का जो उसका मनी सप्लायर है जगत सेठ, वो खुद को बेच देता है। तो भारत में लोगों के अंदर बहुत स्वार्थ रहा है, उनको अपना निजी फायदा पहले चाहिए, देश हित से पहले उनके लिए निजी फायदा है। हम सब लोग झंडा तो उठा लेते हैं, अगर हमसे कोई इस बात को कहे तो हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि यार हमारे ऊपर ये इस तरह का कमेंट क्यों। लेकिन ये सत्य है, क्योंकि इतिहास हमको सिखाता है कि जब जब हमने इस देश के निर्माण के लिए, ऐसा नहीं है इस देश के निर्माण के लिए लोग नहीं थे, वो कहते हैं इस देश के लिए 7 लाख शहीद हैं जिन्होंने इस देश के निर्माण के लिए अपनी जान दी है। 7 लाख शहीद, उन एक एक व्यक्ति के बूंद का एक एक कतरा इस देश के निर्माण के लिए गया है। वो सब हमारे शहीद या हमारे क्रांतिकारी, हर एक व्यक्ति का एक बेजोड़, या हम कहें इस देश में बहुत सारे लोगों ने, चाहे किसी भी तरह से वैज्ञानिक तरीके से, उन सभी वैज्ञानिकों ने, बेशक वो शहीद ना हुए हो, इस देश के किसानों ने, इस देश के जवानों ने, वो उनका मतलब ब्लड है इस देश को बनने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि उन गद्दारों की, जो नेशन जब बिल्ड होना था, क्लाइव के 3000 सैनिकों को क्या मारना नहीं था इन लोगों को? इनके पास 50,000 की सेना थी। क्या क्लाइव उत्साह कर पाता बंगाल में अपने शासन को? लेकिन लोगों ने सरेंडर कर दिया, तो वहीं पर दो जो देश है वो पीछे हो जाता। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से अंग्रेजों के जब ये बेड़े आए, इन्होंने कहा भाई साहब हम लोगों को तो क्या है, आपका व्यापार के लिए सही स्थितियां हैं, अगर पुर्तगाली व्यापार में कामयाब हो सकते हैं, डच आपका, चूंकि इसी समय पर आए थे डच, मैंने कहा 1596 में, ठीक है, तो उन्होंने कहा डच भी जा चुके हैं वहां पर, तो हमारे लिए भी स्थितियां हैं, डच अगर प्रवेश कर चुके हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब 1599 वे वर्ष था जब पुर्तगालियों ने काली मिर्च पर आपका जो टैक्स था उसको और बढ़ा दिया, कि यूरोप का कोई भी देश अगर ब्लैक पेपर खरीद रहा है तो उसको जो है 5% टैक्स और देना पड़ेगा। अब तो उससे सब लोगों ने बोला यार ये तो पुर्तगाल तो अपनी मनमानी कर रहा है व्यापार में, तो हम सबको भी व्यापार के लिए निकलना चाहिए। तो 24 सितंबर 1599 को एक मीटिंग हुई सिटी ऑफ लंदन में। कब हुई मीटिंग? 24 सितंबर 24 सितंबर 1599 को, यहां पर याद रख लेना, 24 सितंबर 25